हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी ने देख लिया होगा थंबनेल पर ही, आज हमारा सेमेस्टर 1 है और सेमेस्टर 1 के हम एजुकेशन की बुक को कवर कर रहे हैं। एजुकेशन की बुक के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और ये जो हमारी एजुकेशन है इसका नाम है समकालीन भारत में शिक्षा। इस बुक को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं चैप्टर वाइज। अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और मैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए हम आगे के जो क्वेश्चन रह गए थे उन्हें कंटिन्यू करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था मानव विकास सूचकांक के संकेतक क्या हैं। शिक्षा देश की HDI को कैसे बढ़ा सकती है, यानी जो मानव विकास सूचकांक है वो क्या है, इसके संकेतक क्या हैं और जो HDI है वो किस तरह से हमारी शिक्षा को बढ़ा सकती है। देखिए, HDI का मतलब ही मानव विकास सूचकांक है। देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है वो किसी भी देश की जो मानव विकास का स्तर होता है उसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके कुछ आयाम हैं, यानी इसके प्रमुख 3 आयाम होते हैं। अब वो कौन कौन से आयाम हैं, तो पहला आयाम होता है आयु और स्वास्थ्य। किस तरह से, देखिए ये जो आयाम है ये किसी भी व्यक्ति के जो आयु है यानी जीवन है उसको मापने का और उसका जो स्वास्थ्य है उसको मापने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा शिक्षा। शिक्षा जो है वो उसको 2 संकेतों में बांट कर देखा जा सकता है। शिक्षा को 2 संकेतों में किस तरह से बांटकर देखा जा सकता है, तो पहला होता है हमारा प्रत्यक्ष शिक्षा वर्ष, यानी जो बच्चा है वो कितने वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता है। और फिर होता है हमारा औसत शिक्षा वर्ष, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो 25 वर्ष से कितने अधिक आयु व्यक्ति के अनुसार शिक्षित ग्रहण करता है, यानी वो कितना शिक्षा लेता है, 25 वर्ष से आगे शिक्षा लेता है यानी वो हमारी औसत शिक्षा वर्ष में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो जो हमारा थर्ड स्तर होता है वो होता है जीवन स्तर। जीवन स्तर जो होता है ये हमारा सरल राष्ट्रीय आय को नापता है, यानी GNI को मापने का कार्य करता है, जिससे क्रय शक्ति मापता है, यानी PPP के आधार पर अमेरिकी डॉलर में व्यक्ति की जो आय होती है उसको गणना करने का कार्य करता है। नेक्स्ट होता है हमारा शिक्षा द्वारा HDI में सुधार, यानी जो हमारी शिक्षा है वो HDI को कैसे सुधार सकती है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, देखिए कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो शिक्षित होता है तो उसकी जो भूमिका होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। शिक्षा न केवल व्यक्ति के ज्ञान को बल्कि कौशल को भी बढ़ाती है और वो समाज में एक सक्रिय विकास की योगदान निभाता है और सक्रिय रूप से भागीदारी निभाता है। अब देखिए, HDI को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जिसमें आप पहला लिख सकते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक सशक्तिकरण, यानी जो शिक्षा होती है वो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने और सही तरीके से हमें आगे चलने और जो समाज में असमानताएं हैं उनको कम करने का प्रयास करती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक विकास में योगदान। शिक्षा जो होती है वो किसी भी व्यक्ति के आर्थिक विकास में योगदान करती है। किस तरह से, क्योंकि वो हमारे रोज़गार को बढ़ाने में मदद करती है और जो हमारे अधिकार हैं उनको लेने में हमारी मदद करती है और अच्छे रोज़गार प्राप्त करने में मदद करती है, जिससे क्या होता है GNP बढ़ती है और जिसकी वजह से क्या होता है HDI में सुधार आता है। ठीक है, आगे आप इसमें लिख सकते हैं स्वास्थ्य में सुधार, क्योंकि देखिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाते हैं और सही जो जीवन शैली है उसको जी पाते हैं, जिसकी वजह से HDI में भी सुधार होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, यानी जो पढ़ाई होती है, शिक्षा होती है वो हमारे सांस्कृतिक ज़रूरतों और संस्कृति के साथ सहनशीलता और आपस में संबंध बनाने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है और हम समाज में एक अच्छे व्यक्ति का जीवन जी पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी HDI का एक महत्वपूर्ण घटक शिक्षा है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति और समाज में सक्रिय विकास को बढ़ावा मिलता है, जिससे देश के HDI में सुधार आता है। इसलिए
सरकार और नीति निर्माताओं को शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि देश के मानव विकास के स्तर को बढ़ाया जा सके। यानी सभी लोगों को, चाहे वो सरकार हो या जो भी हमारी नीतियाँ बनाई जा रही हैं, उसमें खासकर ध्यान देना चाहिए। जो हमारा मानव विकास सूचकांक है उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लिंग के विभिन्न संकेतकों पर चर्चा करें और यह समाज में पुरुषों और महिलाओं की स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी लिंग के जो विभिन्न संकेतक होते हैं उनके ऊपर हमें चर्चा करनी है और ये समाज में पुरुष और महिलाओं की जो स्थिति है उसको कैसे प्रभावित करते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। आप इसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे लिंग संकेतक। लिंग संकेतक का क्या अर्थ होता है। लिंग संकेतक का मेनली एक ऐसा सिंपल अर्थ है जो हमारे पुरुष और महिलाओं के बीच के जो भेदभाव और उनकी जो स्थिति है, अवस्था है, उसको दर्शाने का काम जो करे वो लिंग संकेतक मापदंड कहलाता है। ठीक है, यानी जो भी स्त्री और पुरुषों के बीच के भेदभाव को, स्थिति को दर्शाए वही लिंग संकेतक मापदंड कहलाते हैं। और ये संकेतक जो होते हैं वो समाज में लिंग असमानता को मापने और समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संकेतकों के माध्यम से समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताओं को उजागर किया जाता है और इसे दूर करने के लिए उपायों को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत किया जाता है। यानी ये सिर्फ यही नहीं बताता कि ये कमियां हैं, ये मापदंड हैं, या ये अवस्था है, या ये स्थिति है, ये नहीं बताता। ये सिर्फ उन्हें स्थितियों को बताने का काम नहीं करता, बल्कि उनसे किस तरह से आगे निकला जाए, यानी उस स्थिति को कैसे सॉल्व किया जाए, ये भी मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे लिंग संकेतक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला लिंग संकेतक होता है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाने का काम लिंग अनुपात करता है। अगर महिलाओं की संख्या कम है तो इसका मतलब है जो महिलाएं हैं उनके साथ असमानताएं देखी जा रही हैं, उनके जो स्वास्थ्य है उसके साथ असमानताएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ भ्रूण हत्या या पोषण की कमी जैसी या चिकित्सक सुविधाएं कम हैं, जिसकी वजह से लिंग अनुपात में इतना भेदभाव हो रहा है या फिर इतना अंतर आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा संकेतक होता है वो होता है हमारी शैक्षिक उपलब्धताएं, यानी जो हमारी पुरुष और महिलाओं के बीच की जो शैक्षिक अंतर होता है, क्योंकि देखिए महिलाएं जो होती हैं वो कम पढ़ी लिखी होती हैं पर पुरुष ज़्यादा होते हैं। तो ये जो शैक्षिक उपलब्धताएं हैं ये किस तरह से कम और ज़्यादा होती हैं, इसको भी मापने का कार्य लिंग अनुपात के अंतर्गत आ जाता है। यानी ये भी एक लिंग संकेतक है। ठीक है, आगे चलेंगे। स्वास्थ्य सूचकांक, यानी महिलाएं और जो पुरुष होते हैं उनके बीच जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं या जीवन प्रत्याशा होती है या फिर मातृ मृत्यु दर होती है, ऐसे मापदंडों का मापने का काम ये स्वास्थ्य सूचकांक करता है, जिसमें स्त्री और पुरुषों के बीच की जो स्वास्थ्य स्थिति होती है उसको दिखाने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सूचकांक होता है हमारा आर्थिक सहभागिता, यानी जो हमारी आर्थिक सहभागिता होती है उसको भी मापने का कार्य करता है कि पुरुष और स्त्रियों की जो आर्थिक या कार्य बल है वो कितना है। क्योंकि देखिए बहुत जगह ऐसा होता है स्त्रियों और पुरुषों में बहुत भेदभाव किया जाता है आर्थिक रूप से, यानी वेतन के रूप में या फिर नौकरियों में हो सकता है, वेतन में हो सकता है। इन सभी की कमी को भी मापने का कार्य ये करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे राजनीतिक सहभागिता, यानी स्त्री और पुरुषों की जो राजनीतिक सहभागिता है उसको भी मापने का कार्य करता है कि महिला कितने स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेती हैं, निर्णय ले पाती हैं और जो अपने चुनाव हैं वहाँ पर खड़ी हो पाती हैं, चुनावों में खड़ी हो पाती हैं। तो इन सभी को मापने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे समाज पर लिंग संकेतकों का प्रभाव। देखिए ये सभी जो थे ये हमारे लिंग संकेतक थे। अब समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है तो इसे देखेंगे। पहला हम देखेंगे लिंग असमानता, यानी समाज पर लिंग असमानताओं का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए अभी हमने जो जो संकेतक देखे, अब हम उन सभी को दोबारा देखेंगे कि समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि लिंग असमानताएं, जो लिंग असमानता है वो समाज में एक सक्रिय असमानताओं को दिखाती हैं। क्योंकि देखिए जो हमारी लिंग के आधार पर भेदभाव होता है ये बहुत असंतुलन होता है, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, असमानताएं देखने को मिलती हैं समाज में। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे शिक्षा और विकास, यानी शिक्षा और विकास में जो हमारे समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षा की उपलब्धता में अंतर आ जाता है, महिलाओं के विकास और समाज में उनकी भूमिकाओं को सीमित कर दिया जाता है, उन्हें शिक्षित नहीं किया जाता और महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रासंगिकता में भाग लेने में पिछड़ जाती हैं, यानी वो भाग नहीं ले पाती, जिसकी वजह से असमानताएं पैदा हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलेंगे।
आगे आप इसमें लिखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, क्योंकि देखिए जो महिलाएं होती हैं उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति जो होती है वो कमज़ोर होती है और वो ज़्यादा लंबा जीवन जो है वो नहीं व्यतीत कर पाती, उससे पहले ही उन्हें मृत्यु आ जाती है, जिसकी वजह से जो आर्थिक असमानताएं हैं और जो लिंग अनुपात है उसमें बहुत बड़ा भेदभाव देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक विकास में कमी, यानी जो महिलाएं होती हैं वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो पाती, वो आर्थिक विकास में पीछे रह जाती हैं, जिसकी वजह से भी महिलाएं जो है वो आर्थिक गतिविधियों में सहभागिता नहीं कर पाती या फिर अपना पूर्ण तरीके से उसमें भाग नहीं कर पाती। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं राजनीतिक असमानताएं। राजनीतिक असमानताएं किस तरह से, देखिए ये जो राजनीतिक असमानता है ये महिलाओं की भागीदारी को कम करती हैं, क्योंकि ये निर्णय लेने की प्रक्रिया और महिलाओं की आवाज़ कम सुनाई देती है, यानी जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है और महिलाओं की जो आवाज़ें होती हैं वो कम सुनाई देती हैं, कम सुनी जाती हैं। इस वजह से जो नीतियाँ होती हैं, योजनाएं होती हैं, वो लिंग असमानताओं को बढ़ाने का प्रयास करती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे समाज में सुधार के उपाय, यानी जो हमारा समाज है उसमें सुधार के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी असमानताएं हैं हमारे समाज में, तो सुधार की भी तो आवश्यकता है। पहला हम लिख सकते हैं शिक्षा का प्रसार, क्योंकि देखिए जो शिक्षा होती है उसके माध्यम से हम जो अनपढ़ लोग हैं, जो ऐसी रूढ़िवादी सोच रखते हैं, उनको हटा सकते हैं और महिलाओं की जो शिक्षा है उसको बढ़ाकर समान अवसर उन्हें दिलवा सकते हैं और उन्हें सशक्त बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता, यानी महिलाओं की जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं वो विकसित कर सकते हैं, उन्हें सुलभ तरीके से दिला सकते हैं ताकि उनका भी स्वास्थ्य ठीक रहे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा, यानी महिलाओं की आर्थिक और राजनीतिक जो सहभागिता है उसको बढ़ाकर भी हम महिला और पुरुषों की जो बीच की ये असमानताएं हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं लिंग संवेदनशीलता नीतियों का विकास, यानी जो लिंग संवेदनशीलता नीतियां होती हैं उनका जो विकास है वो कर सकते हैं ताकि ये जो असमानताएं हैं उनको ख़त्म किया जा सके। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष क्या, आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। लिंग संकेतक समाज के पुरुषों और महिलाओं की स्थिति को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इन संकेतों के माध्यम से समाज में लिंग असमानताओं को पहचाना जा सकता है और इसे दूर करने के लिए उपाय किया जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता जैसे संकेतकों में सुधार लाकर समाज में महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाया जा सकता है, जिससे समाज में सक्रिय विकास संभव हो सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लिंग संकेतक हमारी समाज के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्त्री और पुरुष का जो भेदभाव है उसको ख़त्म करने के लिए। यही आपको निष्कर्ष में लिखना है ताकि आप अपना जो आंसर है उसे अच्छे से डिफाइन कर पाएँ। ठीक है, चलिए अब हम आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है विभिन्न स्तरों पर शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, यानी जो विभिन्न स्तरों पर शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए पहले हम देखेंगे शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। शिक्षा को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित करने वाले कारक बहुत व्यापक हैं, यानी जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं वो बहुत व्यापक हैं। वो हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य विविध कारकों से जुड़े होते हैं। इन कारकों का प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता, पहुँच और समानता पर पड़ता है। इनके जो विस्तरण है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उन्हें हम निम्नलिखित वर्गीकृत करके या बांटकर देख सकते हैं। तो पहला हम लिखेंगे सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में भी पहला हम लिखेंगे जाति और धर्म। भारतीय समाज में जाति और धर्म जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जो जाति और जो धार्मिक समूह होते हैं वो शिक्षा को सीमित रखते हैं, यानी शिक्षा को आगे बढ़ने नहीं देते, जिसकी वजह से जो पिछड़ी जाति या फिर पिछड़े वर्ग होते हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। ठीक है, आगे आप इसमें लिख सकते हैं लिंग भेदभाव। लिंग भेदभाव किस तरह से, जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता है, उन्हें शिक्षा नहीं दी जा पाती और इसका बहुत सारे कारण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है, जो उनके माता पिता होते हैं वही राजी नहीं होते उन्हें शिक्षा देने के लिए और लड़कियों के साथ शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा असमानताएं देखी जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं पारिवारिक पृष्ठभूमि। शिक्षा पर परिवार का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। शिक्षित परिवार में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है, जबकि अशिक्षित परिवार में शिक्षा की अनदेखी की जाती है। यानी देखिए हमारा परिवार भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी शिक्षा के लिए। अगर हमारे माता पिता, अगर हमारे बहन भाई पढ़े लिखे हैं तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमारे बहन भाई या माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर हमारा आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि हमें एजुकेशन लेनी है, क्योंकि देखिए जो हमारे माता पिता हैं, हो सकता है आपके भी माता पिता ना पढ़े हुए हों, तो अब हम उन्हें तो स्कूल नहीं भेज सकते, पर आगे चल के आप भी तो किसी के माता पिता बनोगे, आप भी तो किसी के बहन भाई बनोगे, तो
इससे बेहतर है कि आप एजुकेशन लो, ताकि आपकी जो आगे वाली जनरेशन है वो भी एजुकेट हो पाए, ताकि आपको पता हो कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो कारक लिख सकते हैं वो है हमारा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में पहला आप लिख सकते हैं गरीबी। जो गरीबी होती है वो परिवार के जो बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल जाने से रोक लेती है, क्योंकि देखिए जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि उनके जो परिवार होता है वो पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाता, और बच्चों को काम में मदद करने के लिए लगा लिया जाता है, और स्कूल जो होता है उनका छुटवा दिया जाता है, क्योंकि उन्हें स्कूल जाने से रोक लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संसाधनों की कमी। जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें बुनियादी ढांचे की कमी होती है, जैसे कि जो हमारे शौचालय हो गए, क्लासरूम हो गए, पीने का पानी की सुविधाएं हो गई, इनकी कमी की वजह से भी बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण ने भी जो हमारे बच्चे होते हैं उनके औद्योगिकरण ने भी बच्चों की जो शिक्षा है वो छीन लिया है, क्योंकि देखो परिवार जो होते हैं, अब औद्योगिकरण बढ़ गया है, जिसकी वजह से काम भी ज़्यादा मिलता है, तो परिवार जो होते हैं वो अपने बच्चों को भी स्कूल छुड़वा कर काम पर ले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, जो हमारी एजुकेशन होती है वो पीछे रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कारक होता है राजनीतिक कारक। अब राजनीतिक कारक किस तरह से, पहला आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा नीतियाँ, यानी सरकार द्वारा जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं शिक्षा के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। अगर नीतियाँ सही नहीं हैं, नीतियाँ अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं, तो हमारी जो शिक्षा है वो भी बिगड़ जाएगी। तो नीतियों का अच्छी तरह से प्रभावी होना ज़रूरी है, ताकि वो जो असमानता है और जो गुणवत्ता है उसे अच्छी तरीके से विकसित कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सरकारी सहायता और अनुदान, यानी सरकार द्वारा जो सहायता और अनुदान दिया जाता है वो उच्च लेवल का हो। अगर वित्तीय सहायता है वो ही कम होगी तो स्कूलों की जो कंडीशन है वो भी बिगड़ जाएगी, इसलिए उच्च लेवल का या उच्च स्तर का संसाधन होने चाहिए स्कूलों में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का निजीकरण। निजीकरण के बढ़ते प्रभाव ने शिक्षा की असमानता को बढ़ावा दिया है। केवल आर्थिक रूप से सक्षम परिवार ही निजी स्कूलों में बच्चों को भेज पाते हैं, यानी देखिए जो हमारे प्राइवेट स्कूल होते हैं वो भी जो असमानता है उनको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो आर्थिक रूप में सशक्त हैं, मजबूत हैं, वही तो निजी स्कूल में अपने बच्चों को भेज पाएंगे, वरना जो गरीब लोग होते हैं वो तो नहीं भेज पाते, जिसकी वजह से जो जो असमानता है और शिक्षा की जो गुणवत्ता में असमानता है वो पैदा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कारक है हमारा सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं परंपराएं और मान्यताएं, यानी कुछ परंपराएं और मान्यताएं और रीति रिवाज हमारे ऐसे हैं जो कि हमें आगे बढ़ने या फिर महिलाओं की शिक्षा को रोकने का कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भाषा। जो हमारी भाषा होती है वो भी, क्योंकि देखिए जो हमारी मातृभाषा होती है उसमें शिक्षा नहीं दी जाती, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो सही से नहीं पढ़ पाते, और हिंदी और इंग्लिश में ही दी जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी मातृभाषा होती है वो भी छूट जाती है और बच्चों को पढ़ने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं समुदायों का दृष्टिकोण। जिस प्रकार से समुदाय शिक्षा को जिस प्रकार से समुदाय शिक्षा को देखता है वह भी बच्चों को शिक्षा को प्रभावित करता है। अगर समुदाय शिक्षा को महत्व देता है बच्चों की शिक्षा में रुझाव बढ़ता है, यानी देखिए जो हमारा समुदाय है, हमारे आसपास के लोग हैं, वो भी डिपेंड करते हैं कि किस तरह से हमारी शिक्षा को लेते हैं। अगर जो हमारा समुदाय है वो हमारी शिक्षा को या फिर शिक्षा को अच्छे वे में देखता है, तो बच्चों की जो रुचि होती है वो बढ़ जाती है कि हाँ मैं बड़े होके ऑफिसर बनूंगा या बड़े होके डॉक्टर बनूंगा, बड़े होके तब जब मैं पढ़ूंगा। और पहले ही हमें पता हो कि नहीं हमें डॉक्टर नहीं बनना, हमें ये नहीं बनना, हमें तो सिर्फ एक झाड़ू वाली बनना है या फिर घर के काम करने हैं या फिर मजदूरी करनी है, तो जो शिक्षा की रुचि होती है वो भी खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में पहला आप लिख सकते हैं ग्रामीण और शहरी विभाजन, यानी जो ग्रामीण और शहरी विभाजन होता है उसमें हम जो हमारी स्कूल होते हैं और जो हमारी शिक्षा होती है उसमें बहुत बड़ा अंतर देख सकते हैं। स्कूलों में और जो हमारी शिक्षा होती है उसमें भी हम बहुत बड़ा अंतर देख सकते हैं। सुविधाओं में अंतर हो सकता है, ग्रामीण में अच्छी सुविधाएं नहीं होती, जबकि शहरों में हम ये चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्राकृतिक आपदाएं, यानी प्राकृतिक आपदाओं से भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी एजुकेशन प्रभावित होती है, जैसे कि बाढ़, भूकंप, सूखा और प्राकृतिक अन्य जो आपदाएं होती हैं, जिसकी वजह से जो स्कूली ढांचा होता है वो पूरा ही क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वहाँ के बच्चे जो होते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते फिर, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शैक्षिक कारक, यानी शिक्षकों की गुणवत्ता। जो टीचर होता है उसकी भी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर शिक्षक ही अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं है, यानी उसे ही ज्ञान नहीं है, तो वो बच्चों को क्या ज्ञान देगा। तो इस वजह से टीचरों की भी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों को अच्छी तरीके से ज्ञान दे पाए। अगर उसे ही कुछ पता नहीं होगा तो वो बच्चों को क्या बताएगा, तो इस वजह से टीचरों की भी अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए।
नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शैक्षिक सामग्री, यानी जो हमारी पाठ्यक्रम होती हैं, यानी जो हमारी पुस्तकें होती हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है उसमें भेदभावपूर्ण स्थिति हो या भेदभाव को दिखाया गया हो। उसमें समानताओं की बात की जाए और समान लोगों के बारे में बात की जाए, ताकि जो भेदभाव की स्थिति है वो ना बने। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा के साधन, यानी जो हमारे आधुनिक तकनीक है, डिजिटल शिक्षा के साधन है, अभाव भी शिक्षा को प्रभावित करता है, जिससे बच्चों के संसाधनों तक पहुंच नहीं पाते, वह पीछे रह जाते हैं। यानी जो हमारी तकनीकी डिजिटल चीज़ें हैं उन पर भी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी पहुंच होनी चाहिए, ताकि वो उस चीज़ से पीछे ना रहें और पिछड़ ना जाएं, ताकि वो भी उनका यूज़ कर पाएँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं? तो इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उपरोक्त कारक अत्यधिक महत्वपूर्ण है और शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और पहुंच को प्रभावित करते हैं। सरकार, समाज और समुदायों को मिलकर इन कारकों पर काम करना चाहिए, ताकि सभी बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। शिक्षा केवल ज्ञान का प्रसार नहीं, बल्कि यह समाज के विकास और उन्नति का भी महत्वपूर्ण साधन है। यानी ये जो है, ये सिर्फ ज्ञान का ही नहीं, बल्कि जो हमारा समाज है, हमारी जो शिक्षा है, उसको बढ़ाने और उसको सही वे में ले जाने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, जितने भी नोट्स हैं इस बुक के, अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको प्लेलिस्ट पे फ्री में मिल जाएगा, तो आपको इसके लिए कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री टू यूज़ है, तो आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ईजी है यूज़ करने में और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।